चीज ज्यादा होती है जिसकी तरफ ग्रेटर का साइन होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, जैसे यहाँ पे मछली चावल की तरफ वो ग्रेटर था, मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर थी, तो इसमें क्या करते हैं कि हम मछली चावल को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जिससे क्या होगा उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे पानी पूरी के इक्वल आता है। यस मैम। ठीक है, हम यहाँ पे पानी पूरी को नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ मछली चावल से होने वाली यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन को धीरे धीरे ज्यादा कंज्यूम करके कम करते जाएंगे। ओके ओके ओके, दिखाई देती हूँ, लेट मी शो योर फेस टुडे। हाय हाय मैम, कैसे हो? आई एम गुड, आई एम गुड, सो गुड। ठीक है, तो whenever you consume more of fish with rice, what happens, इससे होने वाला जो यूटिलिटी है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, और तुम क्या हो जाते हो, पानी पूरी के इक्वल। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो अब मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूं। ठीक है, एक बार स्टूडेंट को टीचर का फेस तो देखना ही पड़ता है, चाहिए। चलो, ये वाला कॉन्सेप्ट पक्का समझ में आया? यस मैम। If I ask you right pair shoe with the left pair shoe, right pair shoe or left pair shoe are what kind of goods? Are they substitute goods or are they complementary goods? Complementary. Why? Because एक पहन के क्या, एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं आएगा ना। Exactly. एक के बगैर दूसरे का काम ही नहीं है, दूसरे को काम ही नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। अब बताओ मुझे कौन सा टॉपिक में दिक्कत है? किसमें? ये डिमांड में? नहीं, कोई भी चीज, whatever you feel, you have doubt, you feel free to ask. Okay. मुझे मुझे ना बहुत दिक्कत हुई, मतलब when you said yesterday कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं आया समझ, so I was thinking कि मैं कैसे तुमको समझाऊं कि वो चीज आ जाए आपको। नो मैम, मुझे मार्जिनल तो समझ में आ गया मुझे, तो ऑब्वियसली जो चीज अनइक्वल है, जो कुछ भी चीज इक्वल नहीं है, तो मुझे वो समझ में आया। बट मुझे जो टू कमोडिटीज है ना, तो उसको कैसा, आई मीन वो जो थोड़ा बहुत फॉर्मूला दिया है, जैसे MUX इक्वल्स टू PX, वो मैं समझा इक्वल होना चाहिए दोनों, तो वही इक्विलिब्रियम में जाता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया थी कि जो टू कमोडिटीज का कुछ भी कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आया, बट भूल जा रही बार बार मैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भूलने का तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है कि बेसिकली जो बेसिक्स है वो समझ में आना चाहिए। मैंने तुम्हें अभी मछली चावल और पानी पूरी का एग्जांपल दिया ना, ठीक है, वो ही चीज करनी है, उसका एक इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें सिर्फ उसका बेसिक्स नहीं समझा सकती। क्यों नहीं समझा सकती? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यस यस, जैसे कि MUX equals PX 1, ये सिंगल कमोडिटी के केस में था। अच्छा, MUM equals 1, yeah, okay. That is something which you call static in nature, you can't change it, it's given for you, ठीक है? Something you need to by heart, किसी चीज का लॉजिक हो। थोड़ा सा मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं चैप्टर्स बार रिवाइज करती रहूंगी ना, तो आ जाएगा। अगर बाय चांस मुझे पता चला मुझे कहाँ पे मैं स्टक हो रही हूँ, मैं आपको आंसर पूछूंगी। Yes, exactly. Don't say कि तुम्हें नहीं आया, तुम्हें आ चुका है, you just need to revise it a lot। तब तुमको अच्छे से और मेरा क्या होता है पता है मैम, मुझे कभी कभी कुछ चीज, जैसे कि आप बताए थे ना कि MUX नीचे N लिखा होता है, तो N क्या इंडिकेट करता है मैम? नंबर ऑफ यूनिट्स। मान लो पांच प्लेट खाया हमने, तो 1 2 3 4 5, दो प्लेट खाई 1 2। तो मुझे छोटा स्मॉल कुछ समझ में नहीं आता ना, तो मैं ये हो जाती हूँ, जैसे कि N में भूल गई थी क्या हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जो IIIS ऐप है वहां से तुम मुझे कांटेक्ट कर लो, मुझे वहां पे मैसेज करके भेजो, वहां वॉइस नोट भी तो होता है। ठीक है। अदरवाइज मैम मुझे इतना पक्के से पता है कि मुझे समझ में आ रहा है, पर थोड़ा बहुत अप्लाई करना चाहिए ना, तो वो थोड़ा बहुत नहीं अप्लाई कम हो रहा है ना। देखो मेरी बात समझो, ये इकोनॉमिक्स है, ये आसान सब्जेक्ट नहीं है, इट्स नॉट लाइक इंग्लिश। You have listened something, you will grab it to it. It's something, it's a science ना, तो साइंस में अगर दिमाग नहीं लगेगा तो वो चीज टिपिकल कैसे हो जाएगी? अगर ये इतनी आसान होती तो सब इसे बिना ट्यूशंस के ही तो पढ़ सकते थे। तो
गहराई, बात की गहराई को समझो कि ये चीज इतनी इजी नहीं होती है। यस मैम। इट्स पॉइंट, द पॉइंट इज, अगर हम इसे बार बार रिवाइज करते हैं ना तो ये हमारे लिए यूज टू हो जाती है और हमें पता है इसे सॉल्व कैसे करना है। जब हमें पता चल जाता है इसे सॉल्व कैसे करना है तो वो चीज हमारे लिए इजी हो जाती है। यस। यू नो, हाँ। मेनी ऑफ माय क्लासमेट्स वर दे गॉट फेल्ड इन इकोनॉमिक्स एंड आई वाज लाइक यार तुम इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकते हो, इतना इजी है। तो दे वर हाँ। लाइक भाई हमें नहीं समझ में आता कि पीपीसी ऐसे क्यों बनता है। मैंने कहा हाँ। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब तुम्हें नहीं आता तो सब्जेक्ट मुश्किल हो गया। हाँ। डेफिनेटली हाँ। दिस सब्जेक्ट राजाओं का सब्जेक्ट है। मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, पता है तो इट्स अ मिडिल। सब्जेक्ट ऑफ पीपल हु बिलोंग्स टू द, यू नो, सबसे प्रिविलेज क्लास लोगों के लिए सब्जेक्ट है। हाँ। हाँ। तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात है। वो हैव यू एवर हर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी? दिल्ली। यूनिवर्सिटी, हाँ। 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 यू नो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जिस कोर्स की डिमांड है, मतलब सबसे मुश्किल कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा। सबसे मुश्किल कोर्स टॉप में, अगर कभी तुम सर्च करना तो सबसे मुश्किल कोर्स आता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई भी जाती है। ओके। कभी तुम सर्च करना तो इसलिए मैं तुम्हारे को बिल्कुल, आई मीन मेरे को कोई प्रेशराइजेशन नहीं है तुम पे कि तुम बिल्कुल ही एकदम से समझ जाओ। टाइम लगता हाँ। है ना, आई हाँ। अंडरस्टैंड हाँ। दैट। हाँ। हाँ। ठीक है, कोई यस दिक्कत मैम। नहीं है। बट अदरवाइज ओवरऑल एग्जाम के लिए तो मैं समझ में ही आ रहा है पूरा। अगर कुछ जो पूछ लिया एग्जाम के लिए ये सब भी आता है ना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल थोड़ा एग्जाम बहुत में आपके लिए सब डायरेक्ट आएगा, हाँ। सब डायरेक्ट आएगा, कुछ घुमा फिरा के नहीं आएगा। हाँ। लॉ ऑफ डिमांड बताओ क्या होता है, हम्म ग्राफ हम्म बना दो। हम्म, ये यही सब आएगा, बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कल मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी थी। यस मैम, मैं देख नहीं पाई, मैं अंदर खोली थी कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कुछ चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म, तो पहले ये बताओ, पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन। देखो, फंक्शन का मतलब बहुत अच्छे से समझना, फंक्शन क्या होता है। डिमांड का फंक्शन जब हम मैथमेटिकली टर्म्स में देखते हैं ना, फंक्शन को जनरली बताते हैं कि एक वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब समझते हो क्या होता हाँ। है? एक वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल। वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों के बीच में फर्क क्या है? कांस्टेंट होता है जो चेंज नहीं होता है, हम्म, जो वेरिएबल चेंज हो सकता है। वेरिएबल चेंज हो सकता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, इफ आई से देयर इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स हियर एक्स वाई ज़ेड एंड देयर इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स लाइक ए बी सी डी। ठीक है, हम्म। I say function states the relationship between one variable with the other variable. वो रिलेशन बताता है, फंक्शन बताता है एक रिलेशनशिप एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। जैसे ओके। डिमांड एक वेरिएबल हो गया। हाँ। ठीक है, प्राइस एक वेरिएबल हो गया। हाँ। अब डिमांड का प्राइस से क्या लेना देना है? ठीक है, जितना। हाँ। रिलेशनशिप स्टेट हो गया। हाँ। हाँ। डिमांड का इनकम से क्या लेना देना हाँ। है ना? दो हाँ। हाँ। वेरिएबल के बीच में कुछ ना तो कुछ रिलेशनशिप तो होगा। रिलेशनशिप है। हाँ। डिमांड का टेस्ट एंड प्रेफरेंस से कैसा रिलेशन है? ओके। डिमांड डिमांड का का इनकम ऑफ बायर। इनकम हो तो क्या? सॉरी सॉरी, बायर प्रीफर मैटर ना। हाँ, पीपल मैटर्स। हाँ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अपने गुड्स को छोड़ के बाकी दूसरे गुड्स से कैसा हमारा डिमांड का डिमांड। रिलेशनशिप होगा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन एक रिलेशनशिप स्टेट करता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से। ओके। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। फंक्शन का मतलब समझ में आ गया, व्हाट इज अ हाँ। फंक्शन। अब फंक्शन यहाँ मतलब पे ऐसे क्या फंक्शन, डिमांड को क्या फंक्शन करता है। नहीं नहीं, डिमांड को नहीं। क्या फंक्शन पता है नहीं, मतलब कि अब जैसे हम डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन का तो मतलब होता है इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल विद द अदर वेरिएबल। या। इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल विद द अदर वेरिएबल। हाँ। नाउ आई एम टॉकिंग हियर व्हाट इज, सी तुम ना छोटी छोटी चीजें लिखते नहीं हो इसलिए तुम्हें दिक्कत होता है। छोटी छोटी चीजें लिखते क्यों नहीं हो? है, फिर बोलते हो कि मैम एन क्या था, एफ क्या था। सॉरी। ये भी डिमांड का लिख लीजिए। चलो। समझ में आ गया?
यस मैम। फंक्शन का मतलब क्या होता है, लिख लो छोटी सी जगह पे, इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन one variable with the other variable. बाकी सारे टीचर्स भी आपको पेन टैबलेट से ही पढ़ाते हैं? ये वाला? हाँ ऐसे ही? नहीं, एक मेरी जो साइकोलॉजी बिटवीन वन वेरिएबल, नहीं, एक साइकोलॉजी टीचर है जो मुझे क्या करती है, वो जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मैम वो क्या करती है कि बुक मेरा पीडीएफ उनके पास है ना, हाँ तो एक पीडीएफ ऑनलाइन से मार्क कर देती है कौन सा इम्पोर्टेंट है और फिर इसको एक्सप्लेन कर देती है और पीडीएफ मुझे फॉरवर्ड कर देती है। अच्छा, तो वो ऐसे नहीं पढ़ाती। सो डू यू कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ हाँ टीचर? हाँ, मुझे वही, क्योंकि आप मुझे नोट्स दे देते हो ना, तो नोट्स मेरे पास फिजिकली होता है, क्योंकि कंप्यूटर में कितना एग्जाम से पहले लैपटॉप में थोड़ी देख सकते स्क्रीन में, तो मेरा फिर माइंड जोन हो जाए, मतलब ये हो जाएगा कितनी बार लैपटॉप देखो ना स्क्रीन पे। तो बुक्स अच्छा है कि एग्जाम से पहले 2 दिन बुक्स ही पढ़ो, मतलब लैपटॉप पीसी फोन साइकोलॉजी सब की छोड़ बुक्स नहीं है आपके पास? है। तो पर मैम मुझे पीडीएफ बुक बोलती है कि बुक मत अभी मत देखो, बुक में मुझे ध्यान दो, तो वो अंडरलाइन करके समझाती है, फिर मुझे पीडीएफ फॉरवर्ड करती है, तो मैं अच्छा अंडरलाइन नहीं कर पाती ना, तो मुझे पीडीएफ देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि बिकॉज़ आई यूज पेन टैबलेट, तो ये ना बोर्ड वाली फीलिंग देता है, जैसे बोर्ड पे लिखते हैं ना, जैसे बोर्ड पे हाँ समझाते हैं। बिकॉज़ हाँ इकोनॉमिक्स में बिना ऐसे समझाए नहीं पढ़ा सकती यार। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए बेटर है क्योंकि मैं एग्जाम से पहले ऑब्वियसली मैम मैं पीसी स्क्रीन कितना देखूंगी, अभी से देख रही हूँ, एग्जाम से पहले भी स्क्रीन देखूंगी, तो इससे अच्छा हम्म। मेरा कलरफुल पेन से डिजाइन करके पढ़ लो बस। ये तो बात है। ठीक, अब यहाँ पे मैं डिमांड, अब मैं यहाँ पे किस फंक्शन की बात कर रही हूँ? डिमांड। डिमांड। ऑब्वियसली अब यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल क्या हो गया? डिमांड। डिमांड। ठीक है, डिमांड फंक्शन ऐसे लिखा जाता है। याद रखो, एक होता है सबस्क्रिप्ट, ये नीचे जो लिखते हैं उसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और ऊपर जो लिखते हैं उसे सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके नीचे जो लिखते हैं उसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जिसका ये डिमांड फंक्शन है ना, जैसे मैंने एक्स लिया, अब मैंने हमेशा एक्स क्या लिया है? ओन कमोडिटी। ओन कमोडिटी का मतलब है एक्स एक कमोडिटी है जो हमारी है। हमारे ओके। ठीक है, एन हटा देना, मैं एक बात बता रही थी, ठीक है, कि किसके बारे में बात हो रही है। डिमांड किसके बारे में बात कर रहा है? एक्स कमोडिटी के बारे में बात कर रहा है। तो जो खुद का है। अगर मैं मान लो डी वाई लिखती यहाँ पे, तो ये क्या फंक्शन शो करता? डिमांड, हाँ वो वाला क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर वाई कमोडिटी। वाई कमोडिटी, हाँ। अगर डिमांड फॉर वाटरमेलन लिखती तो डिमांड फॉर वाटरमेलन। यहाँ पे हम वाटरमेलन की डिमांड की बात कर रहे हैं। ओके, तो तो एक का मतलब जो एक के बारे में बात कर रहा है जो है ओन कमोडिटी। हाँ, अब यहाँ पे मैंने एक्स लिया, तो एक्स हमारी कमोडिटी है ना। हाँ हाँ। हम एक्स, हमेशा एक्स की बात करते हैं। एक्स वाई इजी वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए जनरली वी टेक दैट वेरिएबल्स। ठीक है, हाँ तो डिमांड फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ। अब किस से रिलेटेड होगा पहले बताओ? डिमांड फंक्शन किससे रिलेटेड होगा? एक्स से। एक्स का तो है ही, ये तो हाँ, कमोडिटी है ना हमारी। देन एफ से रिलेटेड होगा, इक्वल्स टू एफ तो एफ। फंक्शन है, एफ यहाँ पे शो कर रहा है कि ये फंक्शन है। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन हो सकता है डिमांड? आप बताओ, डिमांड ऐसे किस किस से रिलेट इफेक्ट होगा? प्राइस से होगा। प्राइस ऑफ एक्स, यस। ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स एंड पीपल, टेस्ट ऑफ एक्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओके, ऑफ एक्स। और फिर हो सकता है पीपल भी हो सकते, लोग भी हो सकते हैं ना, चिल्ड्रन हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, चिल्ड्रन नहीं नहीं ना। मैम, क्योंकि इसमें लिखा था कि डिमांड वो भी तभी भी इफेक्ट होता है जब अडल्ट, चिल्ड्रन, फीमेल, मेल, क्योंकि वो लोग का डिमांड भी होता है ना, मैटर करता है ना। वो तो सेट ऑफ वो कॉम्पोजिशन ऑफ दैट इज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड।
अच्छा अच्छा, ठीक है। नॉट इंडिविजुअल डिमांड, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डिमांड। इनकम ऑफ बायर ऑफ अ कमोडिटी भी हो सकता है। एग्जैक्टली, इनकम। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एग्जैक्टली, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को पीआर लिखा है मैंने। हाँ यहाँ पे ना ऐसे पूरा पूरा नहीं लिखते, इनकम ऑफ कंज्यूमर ये सब नहीं लिखते, पता है, यहाँ पे सिर्फ छोटा छोटा लिखते हैं। अच्छा, जैसे वाई, वाई किसको शो करता है? वाई वाई को शो करता है। वाई इकोनॉमिक्स में इनकम को शो करता है। अच्छा, कल अगला। मैंने ये मैंने बताया था, लेकिन तुमने नहीं लिखा, और अब तुम्हारे को -10 मिलते हैं, जितने तुमने कमाए थे ना उसमें से -10 हो जाते हैं ओह तुमसे। वाह मैम। यस, क्योंकि तुम नहीं लिखते हो। अब The मुझे क्या demand of पूछ। X is affected by which factors? एक्स। Price of X, एक्स। taste टेस्ट एंड and प्रेफरेंस। preference, income of the consumer, and price of related goods. रिलेटेड गुड्स। ये PR है, price of related goods लिख लेना। हाँ हाँ, लिखो, अभी लिख लूं। हाँ लिखो, ये सब हटा दो, ये सब गंदी गंदी चीजें हटा दो, एकदम साफ सुथरा से करो। वो साफ सुथरा दूसरा नोटबुक में आता है मेरा। लिखो, मैं दोबारा लिख देती हूँ। D of X is equals to F of PX, taste and preference, income of the consumer, and price of related goods. लिख लेना, Y is income of the consumer, हाँ लिखिए। टी एंड प्रेफरेंस। and what is PR? पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। लिख लिया? लिखिए हाँ। ठीक है, वेरी नाइस। और बताओ, ये समझ में आ गया? पहले ये बताओ। यस मैम। चलो, मार्केट डिमांड तुम्हारा होमवर्क है कि मार्केट डिमांड जैसे इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स होते हैं, ऐसे मार्केट डिमांड के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? हाँ होमवर्क है। हाँ होमवर्क है, क्या तुम पढ़ करूँ? के आना, कुछ ठीक है? नहीं पढ़ी, मैं बताऊँ आपको? हाँ बताओ, चलो। क्या बता, आप क्या पूछना चाहते हो बताओ। मैं ये पूछना चाहती थी, वैसे तो मैं इतना कुछ वो नहीं पूछना चाहती, टेंशन मत लो, कि मार्केट डिमांड के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड ऑब्वियसली। डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड तो एक इंडिविजुअल का डिमांड होता है, और मार्केट डिमांड इज सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल डिमांड। फॉर व्हाट? फॉर फॉर व्हाट? हम्म, प्राइस क्या फॉर विच कमोडिटी? कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज का ना। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज का, एग्जैक्टली। इफ हाँ इंडिविजुअल डिमांड में मैं एक्स की बात कर रही हूँ, तो मार्केट डिमांड में बहुत सारी कंज्यूमर्स की बात कर रही हूँ, फॉर अ या कमोडिटी ऑफ। तो फॉर द कम्युनिटी ऑफ वन पर्टिकुलर एक्स। अगर मैंने यहाँ पे वन पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स लिया है, विच इज एप्पल, तो या यहाँ पे भी मैं किसकी बात करूंगी? द एप्पल सम की। ऑफ टोटल इंडिविजुअल कम्युनिटी ऑफ एप्पल। ओके, कमोडिटी ऑफ एप्पल्स नहीं, सम सॉरी ऑफ एप्पल। डिफरेंट इंडिविजुअल्स हु हैव अ डिमांड फॉर एप्पल, एप्पल ओके। ठीक है? चलो, इतना क्लियर है? यस। फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? हाँ इजी है फैक्टर्स इसके, ओके। ठीक है? अब मैं आपको ये पूछती हूँ कि व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? मैं बताऊं? यस, बताओ। तो ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल डिमांड में क्या करते हैं, प्राइस करते हैं और कितना, प्राइस एंड यूनिट्स, सॉरी प्राइस एंड डिमांड, कितना डिमांड है उस चीज का। हम्म, एंड डिमांड स्केड्यूल में होगा, टैबुलर फॉर्म होगा स्केड्यूल वेरी में, नाइस। एंड उसमें होगा प्राइस होगा, एंड टोटल मार्केट डिमांड, इधर मार्केट डिमांड नहीं, इधर है। डिमांड ही होगा। ओके मतलब टोटल क्वांटिटी डिमांड, कितना उस प्राइस पे हम कितना क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। डिमांड करते हैं। तो ये पूरा इधर एक इंडिविजुअल का जो लिखना, टोटल लिखने का, इधर पूरा प्राइस कितना हुआ, इधर टोटल डालने का। हम्म, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, प्राइस पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, फिर 6 था। अच्छा, जब प्राइस सबसे ज्यादा कम होगा, सबसे कम होगा, तो डिमांड सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम होगी? ज्यादा होगी। डिमांड सबसे ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब प्राइस थोड़ा बढ़ा, तो डिमांड कम होगी ज्यादा होगी? थोड़ा कम होगी।
क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियसली कम होगी। जब प्राइस और कम होता जा रहा है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, डिमांड को कम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। दिस शोज द टोटल ऑफ inverse relationship between price and demand. exactly, price of x and quantity demand of x. Yes. ये लिख लूं मैम, डिमांड स्केड्यूल, पर मैं समझ में आया। लिखो। समझ में आया तो लिखना नहीं है? हाँ पर अच्छा, माना मूड खराब है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि चीजें नहीं लिखोगे। चीजें लिखते नहीं हो फिर मुझसे अगले दिन कहते हो मेरे को समझ नहीं आया। नहीं मैम, मैं लिखती हूँ पूरा अच्छे से। अच्छे से अच्छा, फिर ये क्यों नहीं लिखा? अरे ये तो नहीं लिखती मैं, ये तो मुझे आ गया है। ये कौन सा तरीका होता है भाई? आई मीन ये मैं खुद से बताई ना, तो मुझे आ गया ना उधर से। अच्छा एक बात बताओ, आज तबीयत में थोड़ा आराम है, हल्का सा? हाँ मैम। तो आज मनी एंड बैंकिंग पढ़ पाओगे? ठीक है, कोशिश करना। देखो हाँ कोई मैम। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब हम 4 बजे मिलेंगे, यार तुम्हारी साइकोलॉजी वाली क्लास कब होती है? मेरा साइकोलॉजी वाली आज हुई थी सुबह कितने बजे? 9 से 11। मैम 2-2 घंटे की क्लास लेती है? यस मैम। बड़ी सही है मैम तो यार। हाँ, मैंने कंटिन्यूस ले लिखी है। कंटिन्यूस पढ़ाती है मैम? यस मैम। बहुत ही दिक्कत है भाई, मैं तो और कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा सकती। आप पढ़ाओगे तो भी दिमाग में नहीं जाएगा कंटिन्यूसली। दिमाग में नहीं जाएगा? नहीं, आई मीन टू से कंटिन्यूसली पढ़ाओगे तो इकोनॉमिक्स कैसे जाएगा मैम? इकोनॉमिक्स नीड्स टाइम। हाँ, You have to invest time, then only you will get results. तो हाँ, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, दिमाग में बिल्ड करना पड़ता है। तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। तुम जैसे क्लास खत्म हुई, आधा घंटा इधर उधर घूमो, वापस आके ये चीज पढ़ोगे ना, तुम्हें ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस चीज के नोट्स बना लो या फिर उसे रीड कर लो अपनी बुक से। हाँ, वो कॉन्सेप्ट ना तुम्हारे दिमाग से कहीं नहीं जाने वाला, लाइफ टाइम नहीं जाने वाला। नहीं चाह रहा। जैसे आप ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाए थे, मैं सोची तो एग्जाम के लिए मैम ने इसमें क्या बताई थी। बाद में नोट्स खोली, नोट्स देखी, फिर जो आप एग्जांपल दिए पूरा आने लगा, फिर समझ में आया ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का। यही तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, ये लिख लिया डिमांड हाँ के मैम, लिए? हो गया हो गया। तो अब शाम को है आपकी साइकोलॉजी वाली क्लास? नहीं, आपका ही है शाम को। तो आज हम थोड़ा शिफ्ट करें क्लास। कितना कितने बजे? बजे कर सकते हैं? 5 से 6 कर ली? चलेगा, 5 से 6। पर मेरे को लगता है कि मैम को बताना पड़ता है ना फिर, कि मतलब मैम 5। हाँ, रहने हाँ, दो फिर 4 से 5 ही कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, मैम को इतना बॉदर क्यों करना, परेशान हो जाते हैं हाँ, मैम भी फिर। बार बार चेंज करना, एक स्टैटिक टाइम ही होना चाहिए, वही ठीक है। चलो एक बात ठीक। बताओ, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ लिया हम लोग, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एक आता है वर्ड, पहले ये लिख लो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, तुम्हारे पढ़ने में और मेरे पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम ऊपर ऊपर जो आसान आसान होगा वो पढ़ लोगे, जो मुश्किल होगा वो देखोगे नहीं। हाँ, 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 हाँ। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट inverse relationship between price and quantity demanded, price and quantity demanded, price and quantity demanded, comma, keeping other factors constant. हाँ, ये पढ़ी थी मैंने, लेकिन अभी आया नहीं था। ये देखी थी मैं। Keeping others factor constant, ब्रैकेट में लिख लेना अदर फैक्टर्स के, ceteris paribus. क्या है सेक्टरीज कैसे? हाँ, ceteris paribus.
क्या मैम ये? अभी बताती हूँ। ठीक है, ये देखा था हमने, पर ये तो आया नहीं सेटेलिस्ट पेरिड। अरे रुक तो जाओ। हाँ। ठीक है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा है कि इट शोज प्राइस ऑफ गुड and demand of a commodity, quantity demand of a commodity have a inverse relationship. Yes. ठीक है, यही पढ़ा है हमने लॉ ऑफ डिमांड में। हाँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस के साथ ही क्यों अपना रिलेशनशिप देखना चाहता है? ये प्राइस से सब कुछ होता है। प्राइस से सब कुछ होता है। हाँ। और why it has also stated keeping other factors as constant. Other factor as in which one? उसने तो स्टेट नहीं किया ना। हाँ। उसने डेफिनेशन में क्या लिखा है? उसने डेफिनेशन में लिखा है कि इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब वो ये बताना चाहता है, और उसने ये भी लिखा है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। याद रखना, प्राइस ऑफ एक्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स है ना, which affects the demand. Same wise, if law of demand is saying it shows the relationship between, inverse relationship between price of a commodity and demand of a commodity, then it means, then it states that where I am seeing the relationship between demand and price of X only, I am not talking about price of related goods. I am talking about the relationship of demand with the price of own good of X only. Okay. Then I say that I will keep my taste and preference as constant, my income constant, and price of related goods constant. Matlab, when I am seeing the relationship, it means when I see the relationship between, मैम इसमें लिखो ना लॉ ऑफ डिमांड में। लिख ले लो। हाँ, सेट्रस पेरिड इसका ही मतलब आ रही है। प्राइस ऑफ एक्स, how, like one second, relationship between price and quantity demand of X. This means I want to study the one-to-one relation. One-to-one relation मतलब वन टू वन, अकेले। Exactly. Price with price and demand of X. In the sense, one-to-one relationship का मतलब है कि मैं सिर्फ price of X की बात करना चाहती हूँ, किससे? Demand of X. मैं ना ही इनकम की बात करना चाहती, ना ही टेस्ट की बात करना चाहती, ना ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करना चाहती। ओके। क्यों? अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्यों मैंने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा? Why have kept other factors as constant? बताओ। क्योंकि आप उसकी उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड की बात करो ना मैम। नहीं, मैं वन टू वन रिलेशनशिप पढ़ना चाहती हूँ, प्राइस ऑफ एक्स विद क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। That's why I have kept other factors as constant. Quantity demanded. Yes. Quantity demand और demand भाई एक ही बात है। नहीं, demand मतलब demand in the sense बता रही हूँ कि मतलब how price is related with demand of x. Quantity हो गया ना, कितना quantity हम consume करेंगे। कहाँ गया मेरा वो पेज? कहाँ गया? ये रहा ना। कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्स हम कंज्यूम करेंगे। यस मैम। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत हो, मुझे डर लग जाता है। ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यस। अब मैं तुमसे ये पूछती हूँ, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई इट इज रिटन इन लॉ ऑफ डिमांड दैट अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, तो तुम क्या आंसर दोगे? ये प्राइस एंड price of quantity demanded na of x, because you want to study the one to one relationship between price and quantity demand of x. Okay. ये आंसर है भाई। हाँ मैं लिख ली हूँ। लिख ली हो तो लिख लो कि why other factors are kept constant in law of demand,
Why other factors are kept constant in law of demand? Because क्योंकि आपको 1-to-1 रिलेशनशिप पढ़ना है प्राइस और डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स की, quantity demanded of x. ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, नाइस, ठीक है, आया ऐसे समझ? आपको, हाँ हाँ पक्का? यस मैम, चलो हाँ बताओ। समझ में आया। बट आपको वो रिलेशनशिप था ना जो पीआर रिलेटेड वो फैक्टर्स था जो डिमांड को इफेक्ट कर रही थी, Yes, वो अलग है। वो अलग है। बट आपको लॉ ऑफ डिमांड में ये बोलता है कि तुमको सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप देखना है प्राइस की और डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड की, तो इस वजह से हाँ, तुम इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों का। यस, ओके, दोनों के बीच में एक बहुत, यार एक बात बताओ, जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, ये तो बहुत, ये तो हमें पता ही है, ये नेचर तो हमें पता ही है। मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में why other factors are kept constant? समझा मैम मुझे अभी। तो इसका आंसर क्या है? What's the answer for this? I mean this means to study 1-to-1 ना, Yeah, 1-to-1 what? between price of x and quantity demanded Of x. of x. Yeah. ठीक है. If I say why cannot I study the relationship between income and quantity demand in law of demand? Income and quantity demanded. इन लॉ ऑफ डिमांड में मैं हमेशा प्राइस के साथ ही क्यों पढ़ रही हूँ? मैं इनकम भी तो ले सकती हूँ। पर इनकम तो इंडिविजुअल हो गया ना, अलग अलग हो गया ना मैम। क्या अलग हो गया? Why not income? Why I have taken only price? क्योंकि वो प्राइस ऑफ कमोडिटी है ना, इनकम तो तुम्हारा इसका होता है एज इन इंडिविजुअल का क्या होता ये है। फैक्टर नहीं है? क्या ये डिमांड का फैक्टर नहीं है? नहीं, डिमांड का फैक्टर्स क्या पड़ेगा? है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, हाँ है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात कर रही हूँ मैं वैसे यहाँ पे। वाई स्टैंड फॉर इनकम यार, याद रखो इसको। एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि व्हाई I don't study the relationship between income and quantity demand of X. Income and quantity demand. Why I study the relationship between price of X and quantity demand of X in law of demand? नहीं मैम, आप ही बता दो। Because law of demand states that other factors are constant. जब वो कहता है कि other factors are constant, तो मतलब constant इनकम कैसे ले सकते हैं ना, बट वो तुम तो कैसे ले सकते हो? वो तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स्ड है, वो तो बाय अजम्पशन वो फिक्स्ड है, बाय स्टेटमेंट लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट से वो मुझे फिक्स्ड है। कंफ्यूज कर रहे हो मैम, फिर मैं तो मुझे पता था नहीं कर सकते क्योंकि आप कांस्टेंट बता दिए थे इधर। यही तो फ्लेक्स है। यही तो फ्लेक्स है। मुझे इतना तो पता चल गया था कि कांस्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन आप टीचर हो तो मैं आपको गलत कैसे बोल सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंफ्यूज करूंगी ताकि तुम्हारे को कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए, ठीक है? एनीवे, आई वाज टॉकिंग अबाउट हाँ, डिमांड कर्व। हाँ, डिमांड कर्व समझा, मुझे पता ही है। क्या है बताओ? डिमांड कर्व इसका टैबुलर फॉर्म कैसा बनाए थे, कर्व बना दो, प्राइस ऑफ वाई एक्सेस में प्राइस डाल दो, नीचे क्वांटिटी डिमांडेड डाल दो और स्लोपिंग डाउनवर्ड मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जाने वाला डाल दो। रट तो अच्छे से लिया। नहीं मैम, रटी नहीं हूँ मैं पढ़ी थी मैम, सच्ची सच्ची। ये अच्छा, रटी नहीं हूँ मैं। चलो आप बताओ, रीजनिंग बता दो, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बिकॉज जितना प्राइस बढ़ता है उतना क्वांटिटी डिमिनिशिंग लेवल में जाता है, तो ऑब्वियसली। ये क्या है, थोड़ा अच्छे से बताओ। देखो, डिमांड प्राइस जितना इंक्रीज होता है मैम, उतना क्वांटिटी डिमांड कमोडिटी ऑफ एक्स डिक्रीजेस, और से डिमिनिशिंग लेवल में जाता है, नीचे स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होता है। और बताओ, और एंड कुछ बताओ।
और कुछ ये है कि डिमांड उसका कम हो जाता है एक पर्टिकुलर एक्स का। खत्म हो जाता है? हाँ, क्या? समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? डिक्रीज हो जाता है अच्छा, ऑफ अ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि प्राइस, क्या? दोबारा बताओ, अच्छे से बताओ। देखो, प्राइस जितना इंक्रीज होता है हम्म। उतना उसका डिमांड डिक्रीज होता है, ठीक है। यानी वो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन। यही सुनना चाहती थी मैं, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। एग्जैक्टली। मैम ऐसा बोलो ना, आपको ये सुनना था, मैं बता दूंगी रिलेशनशिप क्या सुनना है। ये मुझे समझ में नहीं आ जाता है कि आपको क्या सुनना होता है, तो मैं तो कुछ ये सुनना होता है मुझे, जो बिल्कुल सही होता है वो सुनना होता है मुझे। ठीक है। बट आपको मैं मीनिंग तो बता दी थी, तो मुझे तो समझ में आया कि अच्छा, अभी समझ में आया आपको क्या सुनना था। पक्का? हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है? क्वांटिटेटिव। अच्छा, क्वांटिटेटिव है। यस। -10 अगेन। नो, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने लॉ ऑफ डिमांड में अभी तक कहीं पे भी ये पढ़ाया आपको? कोई लॉ ऑफ डिमांड यहाँ था ना? लॉ ऑफ डिमांड, रुको। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने अभी तक आपको ये बोला था कि यहाँ पे कोई नंबर्स यूज हो रहे हैं? अपनी लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट देखो। पहले एक बात बताओ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क पता है आपको? हाँ, क्वांटिटेटिव एज इन कितना, और क्वालिटेटिव एज इन क्वालिटी बताता है उसका। सी, यस एग्जैक्टली। क्वालिटी और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट में होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है जैसे 5% प्राइसेस इंक्रीज हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% डिक्रीज हो गई। ये क्वांटिटी है, मतलब जहाँ पे नंबर्स यूज होते हैं नंबर। स्टेटमेंट, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। अगर मैंने कोई स्टेटमेंट में नंबर्स यूज नहीं किए तो वो कौन सी स्टेटमेंट हो जाती है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। जैसे प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड गिर गई, ये आप क्वालिटी है किस ना? आप किसमें पूछे थे ये क्वेश्चन, किसके लिए पूछे थे? लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड में पूछे थे आप, पर लॉ हाँ। ऑफ डिमांड में हम तो नंबर यूज कर रहे हैं ना मैम। कहाँ यूज कर रहे हैं बताओ? प्राइस। मैंने लॉ ऑफ डिमांड में कहाँ नंबर यूज करवाया है? लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देखो। नो नो, कर्व में तो कर रहे हैं हम लोग। तो कर्व की बात अलग है ना, वो तो एक बात बताओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर उसमें नंबर यूज नहीं करोगे तो वो कर्व कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। अच्छा अच्छा मैं अच्छा, स्टेटमेंट की बात कर मैं रही हूँ। कर्व का सोच के बताया, अदरवाइज हम जैसे बोलते क्वालिटी बताते तो मेरे दिमाग में आता था क्वालिटी है। अब बट ऐसे इनको। डिमांड शेड्यूल है, अब वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, अब टेबल में अगर नंबर्स नहीं लिखेंगे तो टेबल कैसे बनाएंगे? अब बताओ। पॉइंट, हाँ। ठीक है ना? हाँ। चलो, अब एक बात बताओ कि अगर मान लो 5% प्राइस में इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा जरूरी है कि सिर्फ 5% ही क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी? वापस से रिपीट करना प्लीज। इफ 5% इंक्रीज इन प्राइस इज देयर, अगर 5% प्राइस में इंक्रीज हुआ है, तो इट इज नेसेसरी कि हमेशा 5% ही क्वांटिटी में डिक्रीज है? नहीं, नहीं ज्यादा ना, से नहीं। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम भी हो सकता जरूरी है। थोड़ी है कि जितना प्रोपोर्शन प्राइस में चेंज आया उतना प्रोपोर्शन क्वांटिटी में भी चेंज आए। क्वांटिटी में चेंज तो आएगा। देर इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर 5% ही प्राइस में चेंज आएगा तो ओनली 5% ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। क्या पता हाँ, 5% प्राइस इंक्रीज होने से मान लो ज्यादा हो सकता 20% है। क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज हो जाए। यस मैम। ठीक है, हाँ। अंडरस्टूड? यस मैम, इधर क्या लिखा है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्स रिलेटेड टू इट्स प्राइस। क्वांटिटी लिखा है इधर। क्या? दोबारा बोलो। क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है इधर अभी ऑफ अ। बताती हूँ। हाँ।
What is the difference between quantity demand and change in demand? नो इसमें लिखा है लॉ ऑफ क्या डिमांड के आप बोले ना क्वालिटेटिव है लॉ ऑफ हाँ डिमांड, बट इधर तो क्वांटिटेटिव लिखा है। दिखाओ अच्छा पूरा जी बोलो तो। क्वांटिटी नहीं वो दूसरा है क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट वाला। क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव में फर्क है। सॉरी अभी समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइस हम ये देखते हैं ना कि प्राइस कितना चेंज हुआ जिससे डिमांड हमारी उतनी चेंज हुई, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। हाँ ऐसा हाँ कभी हाँ ऐसा हो सकता है कि डिमांड चेंज हो और प्राइस चेंज हो जाए? ना नहीं होता ना, सिर्फ वन नहीं साइडेड रिलेशनशिप होता है कि प्राइस कितना चेंज हुआ है उसकी क्वांटिटी डिमांड को कितना चेंज कर रहा है। पर मतलब मैम ऐसा नहीं होता कि जितना डिमांड लोग करते ज्यादा उतना उसका भी प्राइस नहीं बढ़ सकता है क्या? वो हो सकता है, डेफिनेटली वो हो सकता है, लेकिन हम उस सिनेरियो को नहीं पढ़ते हैं। आपकी बुक सिर्फ वन प्राइस कितना चेंज हुआ उससे क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हुई है ये रिलेशनशिप पढ़ते हैं। क्योंकि ये यार वाला मैं ऐसा रिलेशनशिप सुनी हूँ कि अगर इसका सोचो कि कुछ कमोडिटी का प्राइस डिमांड बहुत ज्यादा हाई है तो इंसान उसको इंक्रीज कर देता है प्राइस कि उसको ले सब लोग क्योंकि डिमांडेड ज्यादा है ना उसका। हम्म, ऐसा नहीं हो सकता क्या? मैं आपको पूछ रही हूँ। होता है, डेफिनेटली होता है, हाँ लेकिन जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ना उसकी अजम्पशंस है। अच्छा उसकी एक लेना है। अजम्पशन है कि हम सिर्फ वन साइडेड रिलेशनशिप देखते हैं, या तो प्राइस का डिमांड के साथ देखें या डिमांड का प्राइस के साथ देखें। ठीक है, हाँ ओके। ठीक है। तो लॉ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि पहली बात तो लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच। यस फिर और कोई पोर्शन से लेना देना नहीं होता है प्राइस से, मतलब अगर प्राइस ज्यादा बढ़ेगा ऐसा नहीं कि पोर्शन नो उतना। प्रोपोर्शनल, लिख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हाँ अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। हाँ मैम। पहला लिखो, यस मैम। फर्स्ट इज इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस एंड डिमांड है क्वांटिटी डिमांड है। Yes, exactly. First, it shows inverse relationship. Second, it is a qualitative statement. Between price and quantitative of a commodity demanded. And secondly, It is a qualitative statement. Law of demand is a qualitative statement. ठीक है मैम। Third one, it shows no proportional relationship between price and quantity demand. समझ आ गया ना no proportional वाला? हाँ हाँ भूल मत जाना, कभी पता चले मैम प्रोपोर्शनल वाला क्या था मुझे बता दो, मैं तो भूल गई। प्रोपोर्शनल नो मैम प्रोपोर्शनल, बच्चे तो भूलते ही है। हाँ हाँ सही बात है, बच्चे तो भूलते ही है। It shows no proportional demanded Relationship, relationship relationship, between price and quantity demand. price and quantity. मैम दिमाग तो भूलने का ही होता ना। सही बात। फोर्थ वन इज इट शोज वन साइडेड रिलेशनशिप। वन साइडेड रिलेशनशिप का मतलब है कि हम सिर्फ प्राइस का क्वांटिटी और डिमांड पे चेंज डिमांडेड का देखना ही चाहते बात कर रहे हैं। हैं। हाँ चलो, अब हमें इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ मैम ये डिमांड। क्वेश्चन कैसा आएगा? अगर आप, मुझे तो पता है एग्जाम में तो नहीं आएगा, आप पूछोगे तो आप पूछोगे कैसे पूछोगे तो मैं क्वेश्चन अपना भी बताइए। पूछ लूंगी, आपको बस आंसर देना होगा। बट मुझे पता हो कि आप, मुझे नहीं पता कौन सा आंसर एक्सपेक्ट करो ना मेरे से। कोई बात नहीं, आप रिवाइज करो तो अपने आप को पता चल जाएगा, अपने आप को अपडेटेड रखो। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अच्छा आप में देखना रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ये तो इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड लिख ली ना? नहीं एक्सेप्शंस नहीं लिखी मैं, रीजंस है ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।
ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं, लिख लेना। लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, परचेज, या कैसे लिखूं मैं? लॉ ऑफ डिमांड इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ फर्स्ट परचेज, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, सॉरी। This law is also known as first law of purchase. फर्स्ट लॉ ऑफ Purchase. परचेज, ओके। ठीक है, क्यों इसे फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज बोलते हैं? जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं डेफिनेटली हम उसका प्राइस देखते हैं। अगर उसका प्राइस ज्यादा होगा तो हम कम खरीद के लेके आएंगे, उसका प्राइस कम होगा तो हम ज्यादा खरीद के लेके आएंगे। ये 5वां पॉइंट है ना? है नहीं नहीं, ये ऐसे ही लिखा है मैंने कि लॉ ऑफ डिमांड को और क्या बोला जाता है। अच्छा, ऊपर नीचे हो गया मेरे नोट्स, आगे अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ सीक्वेंस में नहीं गया है। कोई नहीं, तुम दोबारा बना लेना ना। चलो अब लिखते हैं रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आप मुझे बताओगे इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। मैं लिखूंगी, डोंट वरी, आई विल राइट एंड यू विल गिव द एक्सप्लेनेशन। ओके, ठीक है। लॉ ऑफ फर्स्ट रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड इज, मतलब व्हाई लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट। व्हाई लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट का पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले ये बताओ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एडिशनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता था? लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू ना, या बोलता था कि अगर तुम जितना मोर कंज्यूम करते हो उतना एडिशनल तुमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है। Are you sure? Yes, ma'am. Have you made the notes of law of DMU? हाँ, तुमने क्या बोला law of DMU? जैसे हम जितना मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशनल ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, डिमिनिशिंग, एज मोर यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं तो उसका यूटिलिटी हम डिक्रीज होता है। कैसे? अपनी कॉलेज की मुझसे क्लास है, कॉलेज की क्लास है, 2 मिनट। हेलो, हाँ जी। हाँ, मैं पूछ रही हूँ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना ना, नीचे आना। हाँ हाँ। एंड लॉ बोलता है कि जो लॉ है स्टेटमेंट जो चेंज नहीं होता है। यस। बोलता है कि जितना मोर यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं उसका यूटिलिटी डिक्रीज में जाता है। यस, एग्जैक्टली। एंड जब डिक्रीज में जाता है तो वो नेगेटिव में आ जाता है एकदम। ठीक है, ये बिल्कुल सही कहा है आपने कि लॉ ऑफ डीएमयू ये बताता है जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, उससे जो होने वाली सेटिस्फेक्शन होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई थी लॉ ऑफ डीएमयू से। अब लॉ ऑफ डीएमयू कैसे रिलेटेड है डिमांड से? हम देखो, फिर हम मोर कंज्यूम करेंगे ना मैम। सुनो मेरी बात, देखो डिमांड को मैं ना डीडी से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सी आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड हियर, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ कि हाउ डिमांड इज रिलेटेड टू दिस। या एक बात बताओ, मैं उस चीज को ज्यादा डिमांड करूंगी जिस कमोडिटी से मुझे यूटिलिटी मैक्सिमम मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, हाँ, जिससे मुझे यूटिलिटी मिलती है। हाँ।
मैं उसी चीज को तो डिमांड करूंगी। यस यस। अगर मान लो विच फाउंडेशन यू यूज फॉर योर स्किन? मी या लाइक किसके लिए, मेकअप के लिए या मेकअप, फाउंडेशन? फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन कलर बार वो सब चीजों का यूज करते कलर बार। ओके, कलर बार गिव्स यू फ्लॉलेस स्किन, ठीक है। हैं। इफ आई आस्क कलर बार गिव्स यू फ्लॉलेस स्किन, अगर कलर बार का चाहे कितना भी प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो भी still you will buy it यस। because you know color bar is good for your skin. हाँ, तो मुझे पता है, आप ये कल बताए थे एक रीजन। देखो फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैम बता आप बताओ। तुम कुछ बोलना चाहती हो? नहीं नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब भी अगर कलर बार मैं यूज करती हूँ ना, तो हम्म। ऑब्वियसली मेरा वही कंजप्शन रहेगा, कितना भी इसका यूटिलिटी कम हो जाए, लेकिन तो भी मैं कलर नहीं, यूटिलिटी कम नहीं होगा। सॉरी आप बताओ। लेकिन अगर कलर बार, सुनो मेरी बात सुनो, अगर कलर बार 1200 रुपीज का है, स्टिल यू विल बी फाइन टू इट। अगर या 1500 का है, धीरे धीरे वो अपना प्राइस बढ़ाता जा रहा है, यू विल बी लाइक अच्छा चलो कोई नहीं, अब तो मैं अभी यूज कर लेती हूँ, लेकिन अगर ये मेरी पॉकेट से और ज्यादा बाहर गया, देन डेफिनेटली आई विल चेंज माय माइंड। नाउ हाँ इफ कलर बार increases its price to 2000, you will think twice to buy before. बाय हाँ तो क्या जैसे जैसे चाहे तुम्हें उससे कितनी भी यूटिलिटी मिल रही हो, स्टिल you will not be prepared to pay 2000 rupees. यस यस। When color bar increases its price to 2000 rupees, definitely you will start buying less, you will not buy यस it. हाँ हाँ तो मेरा ये कहने का है पॉइंट, मेरा ये कहने का पॉइंट है कि इवन इफ अगर प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, पहले 1200 हुआ, फिर 1500 हुआ, फिर 1800 हुआ, फिर 2000 हुआ, ठीक है। इन दिस केस कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर्ड टू पे मोर, हाँ क्योंकि वो एडिशनल यूनिट्स तो नहीं परचेज करना चाहेगा, क्योंकि एडिशनल फाउंडेशन एक ऐसी चीज है जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ऑफन यूज करते हैं। इट गेट्स यस empty very fast. So I use foundation lot because मेरा तो बहुत जल्दी खत्म होता है। If I used to go daily, मेरा फाउंडेशन जल्दी खत्म होता था। तो what I did, मैं मतलब frequently buy करती थी। Now what happened? अगर वो frequently हर एक मेरी successive units पे वो प्राइस बढ़ाता रहेगा, तो I will stop buying it. मैं उसका additional unit buy नहीं करना चाहूंगी। तो definitely मेरी यूटिलिटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका प्राइस भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो मेरी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी और मैं डिमांड कम करूंगी, ठीक है ना। हाँ हाँ। और एक एग्जांपल समझो। नहीं मुझे समझा, बट ये रीजंस ऑफ लॉट डिमांड क्यों है, मतलब मुझे ऊपर का हेडलाइन ही इसका नहीं समझा। रीजंस क्या है? व्हाई अ कंज्यूमर बाय लेस विद इंक्रीज इन प्राइसेस। अच्छा रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि वो ये पूछना चाहता है कि ये कंज्यूमर का पैटर्न वो क्यों कम खरीदता है जब उसके प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि उसका यूटिलिटी कम हो जाता है ना, क्योंकि तुमको पहला उसके रीजंस है बहुत सारे। पहला है लॉ ऑफ डीएमयू, जिसमें हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब जैसे एक प्लेट खाया हमने, कुछ थाली, मुंबई में मुझे नहीं पता एक थाली में क्या क्या आइटम्स आते हैं। जैसे दिल्ली में आता है शाही पनीर, दाल मखनी, रायता, मिक्स वेज एंड 2 नान with salad, ठीक है। एक थाली में आता है, which cost him around 250 rupees, 250, ठीक है। if I want to, my income is like rupees 500 only, then with each successive unit I'll be like okay, मैं सेकंड प्लेट पे भी 250 देने को चाहती हूँ, क्योंकि चलो मेरे को इससे यूटिलिटी मिला है, मेरा पेट नहीं भरा, so I will eat second plate. But I won't go for third plate. You know why? Because it's out of my budget. एक तो मेरी यूटिलिटी कम हो गई है, क्योंकि इतना सारा मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। Only a consumer will buy more. Only ये लिखते हैं ना, कंज्यूमर will buy more. ये कौन सा है?
वही DMU अभी का तो वही पढ़ा रही हूँ, DMU पढ़ा रही हूँ। हाँ Will buy more when the prices are less. ये तो बात बहुत क्लियर है ना, हाँ हाँ ठीक है ना? तो ये लॉ ऑफ DMU में लिख लेना। थोड़ी सी बात समझ में आई? पूरी आई। पूरी आई ना? हाँ थैंक गॉड, कुछ तो आया। कभी सेकंड चैप्टर में तो मुझे डर लग रहा था कि भाई क्यों नहीं आ रहा। तुम्हें आ तो गया है समझ, लेकिन तुमने रिवाइज नहीं किया, दैट्स व्हाई यू आर जस्ट पैनिकिंग। अब एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि एक जब डिमांड का सॉरी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो दूसरा डिमांड का सब्स्टिट्यूट क्यों होता है डिमांड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब सिंपल सी बात बताओ। एक के बदले में दूसरा। वेरी नाइस। और एंड जब इसका डिमांड बढ़ता है इसका घटता है क्यों। ठीक है, और ऐसे सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है यू कैन रिप्लेस। हाँ वन वन रिप्लेस तो कर ही सकते हो, वही तो मैम हाँ एक के बदले में दूसरा मतलब अगर हाँ ये हाँ, नहीं है यू कैन, या एग्जैक्टली, यू कैन रिप्लेस वन कमोडिटी विद द अदर। with the other, हाँ। Acha, there are two brands of foundations. When I talk about, have you heard Maybelline? Yes, Maybelline फाउंडेशन, कौन से फाउंडेशन तुमने अभी तक यूज किया है? कलर बार और फेसेस कनाडा और क्या? कलर वाइज किया है और अभी कुछ तो लीड इसका क्या ब्राउनी का ब्राउन ब्राउनी का। अच्छा, ब्राउनी ब्राउनी का बोल कैसा था? अच्छा था? हाँ मतलब अच्छा महसूस करता है। सूट करता है? मैं आई वाज आल्सो थॉट टू बाय ब्राउनी। ब्राउनी की कॉस्ट क्या है? क्या पता मैम, मैंने कुछ जाके परचेज नहीं वो ये सब मैं मेकअप मतलब एज इन पूरा मेकअप मुझे खरीदना पड़ता है एकदम साथ में क्योंकि मैं कॉलेज में चाहिए था ना पूरा सा मेकअप का ग्रूमिंग के लिए। अच्छा अच्छा। तो मुझे बहुत सारा मेकअप खरीदना पड़ा अलग अलग ब्रांड से एकदम वो लोग ब्रांड का नाम भी दिए थे लोग वो लोग को कौन से ब्रांड का चाहिए तो इतना अच्छा सारा अच्छा, मेकअप खरीद के रखी थी मैं ब्राउनी से। तो यू ग्रूम योरसेल्फ और द आर्टिस्ट? नहीं ग्रूमिंग एज इन हमको सिखाते हैं एज अ डिजाइनर तुमको कैसे अपने आप को मेंटेन रखने का या अगर तुम्हारे पास कोई मॉडल अवेलेबल नहीं है तो तुम कैसे खुद को तैयार करेंगे खुद के कॉस्ट्यूम में तो ऐसा सब अरे ग्रूमिंग वाओ, सिखाते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स सुपर इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक तुम कैसे मेंटेन रखते हो एज ए डिजाइनर खुद को भी और अगर मॉडल नहीं तुम खुद को तैयार कैसे करते हो अच्छा, तो एज ए इफ आई स्टेज से पे। ब्राउनी कॉस्ट यू अराउंड 3000, चलो यस 3000 ले लेते हैं। एंड हाँ कलर बार कौन हाँ सा, थ्री कितना? थाउजेंड तक ही होता है कलर बात तो वन वन 500 हाँ फोर हाँ, हंड्रेड ऐसा इतने का ही होता है, ठीक है, हाँ हाँ एज फार एज आई। ठीक है, देखो एक बात बताओ, डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट तो नहीं है? नो नहीं है ना? ऑब्वियसली क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों अलग अलग है। एक चीज का सब्स्टिट्यूट वो तभी हो सकता है जब वो सेम सेम रेंज है के क्राइटेरिया में मैच होता हो। मैच होता है। और सबसे, और कौन सा महंगा फाउंडेशन है ब्राउनी के अलावा? ले लो ना जैसे कि मैक। मैथ मैक हाँ 2000 का आता है। हाँ हाँ बट सेम नहीं है 2000 इतने में आता है मैथ का भी। हाँ, और ब्राउनी 3000 का आता है। मैं एक बार सर्च करती हूँ नेट पे, प्राइस ऑफ ब्राउनी। बट हम सोच लेंगे ना मैम सेम है दोनों। एक मिनट, देख रही हूँ। ब्राउनी केक आ गया। कितना आता होगा यार? कितना होता होगा? हाँ, आप करो करो, मैं भी करती हूँ, आप भी करो। ये तो फॉरएवर 52 आ गया, गलत ही हो गया ये तो। बॉबी ब्राउन है, ब्राउनी नहीं है, सॉरी बॉबी हाँ ब्राउन बॉबी है। ब्राउन हाँ क्या प्राइस है देखना? हाँ हाँ ये
Which foundation is best, वैसे, if you, because you know ना? हाँ, मैं तो बॉबी ब्राउन का ही अभी प्रेफर की, क्योंकि मेरा पूरा स्किन एकदम पूरा स्किन टोन ही दिखता है मेरा। ओके। तो मैक का भी अच्छा, अदरवाइज ब्राउनी नहीं होगा तो मैक का अच्छा है, सबसे बेस्ट मैक का है। मैक का है। हाँ, मैक का एंड बहुत अच्छा। what about मैक और this पैक। LA girl? एले का मैंने कभी नहीं सुनी मैम। एले का मतलब LA girl। नहीं सुनी मैं। मैक पैक वो सब अच्छे इंटरनेशनल है ना, मैक और पैक। पैक। पैक भी अच्छा है। पैक क्या स्पेलिंग है उसकी? PAC। PSC। हाँ, ये क्या है? ये कौन सी स्पेलिंग है? नहीं PA। अभी मिलता है इंडिया में ये? हाँ, ये सब नाइका में मिल जाता है। पेस। नहीं नहीं, PAC। PSC। हाँ, पैक। पैक। अरे बताओ यार, इसका प्राइस ही नहीं आ रहा यार। मुझे छोड़ो, आया मैं 2090। 2090। हाँ, कितना मतलब है ये? ये बॉबी ब्राउन। अरे और ये 2000 ही ले लो, ठीक है। हाँ सुनो हाँ, सुनो सुनो, नहीं ठीक है। 3600। बॉबी ब्राउन। हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखा रहा है। हाँ छोड़ो। बॉबी ब्राउन एंड मैक आर टू डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स विद द ऑलमोस्ट सेम रेंज। यस यस। ठीक है। हाँ डेफिनेटली a person can substitute Bobby Brown with Mac. यस, Yes, because दोनों क्लोज है, क्लोज क्लोज है। सब्स्टिट्यूट है। हाँ हाँ। ठीक है। आई एम आस्किंग हियर इज, मैं अगर बॉबी ब्राउन का प्राइस 2060 से 2090 हो जाता है, वेयर देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ मैक, Then I would go for Mac. then a consumer will go for Mac, Yes. not for Bobby Brown, because a consumer has a tendency, a consumer is rational, a consumer is rational. लिख लेना, ये rational consumer is rational. ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का है ये। The second point is substitution effect. अच्छा अच्छा How substitution affect demand of a commodity. अच्छा अच्छा। लिख लो substitution effect। पता नहीं कौन से हाँ। सपनों में हो, लिखते क्यों नहीं हो? नहीं मैम, मैं लिखती हूँ। Rational. A consumer is rational. What do you mean by rational? Rational मतलब उनका मतलब उनको एक का डिमांड ज्यादा होगा तो उनको दूसरे में मूव होना होता है, मतलब इतना उतना पैसा खर्चा नहीं करना प्राइस। सॉरी, उतना खर्चा नहीं करना होता है। एग्जैक्टली। रैशनल का मतलब होता है कंज्यूमर उस चीज को खरीदना पसंद करेगा जिसमें वो उसकी चीज कॉस्ट भी कम लगे और उससे बेनिफिट भी ज्यादा हो, बेनिफिट भी ज्यादा हो। ओके। मतलब एक कंज्यूमर रैशनल ऐसे होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लेना चाहता है कम खर्चने पर, ठीक है ना? हाँ, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। देखो, मुझे सब तो समझा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यो हेडलाइन ही नहीं समझा मुझे अच्छे से, तो ही मैं अच्छे से याद कर पाऊंगी नीचे का पॉइंट। ये है हेडलाइन का मीनिंग कि ओनली अ क्यों, कंज्यूमर विल बाय मोर और ये है व्हेन द प्राइस। why a consumer buy less with increase in prices. अच्छा, ये मतलब है ये रॉ ऑफ, हाँ, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। ऑपरेशन क्यों लिखा है? ऑपरेशंस का मतलब क्यों, क्या ऐसे ऑपरेशंस होंगे, क्या ऐसे रीजंस हैं, ऑपरेशंस मींस रीजंस, हाँ क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से एक कंज्यूमर बाय लेस करता है, ही बाय लेस विद इंक्रीज इन प्राइस, एक मिनट में लिख देती है। और बाय मोर अभी विद लिख ली डिक्रीज है। इन प्राइस। हाँ, आप समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, अभी मुझे समझ गया। ये तो मैंने बोला था ना, लिख लो। हाँ, आप इसमें लिखी, इसमें लिखी हूँ बुक में। अच्छा अच्छा, सेम इधर कॉपी कर रही हूँ मैं नोटबुक में। ठीक है, कर लो कर लो। तो ये मुझे ना कभी कभी हेडलाइन समझ में नहीं आता ना, तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता नीचे क्या है। आप समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, आप बताइए मैम आगे। चलो मैं आगे। हाँ हाँ।
मैं सबसे, हाँ, रैशनैलिटी पे राइट। मैम बुक तो में कितना अच्छा भी, देखो इधर नोट्स देने का, लिखने का पेज दिया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तुम बस तुम बस अच्छे से समझ जाओ मेरा ना, मैं आई विल बी मोर सेटिस्फाइड। यस मैम, समझ जाऊंगी। ठीक है। तो a consumer will definitely don't go for increase in price, he will go for a price which is relatively cheaper। ठीक है, या ठीक है। अभी इतना ही पढ़ लो, मैं इतना तुम्हें फोटो खींच के भेज दूंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो इनको समझाने में टाइम लगेगा। हाँ हाँ, इसमें हाँ मैं पढ़ लूंगी। नहीं, तुम पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि इनकम इफेक्ट है, ये सब हाँ बहुत हाँ थोड़ी डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, तुम्हारा एक होमवर्क है, एक होमवर्क क्या था? बैंकिंग मार्केटिंग, एंड मनी। बैंक, मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है। इतने हाँ इतने में यही पढ़ पाओगे। हाँ हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी तुम आराम करो, अभी क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है। ओके मैम। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, मनी एंड अभी बैंकिंग पढ़ती हूँ मैं आपको, और मैं आपको मनी एंड पूछती बैंकिंग हूँ। पढ़ लो, और हाँ फिर तुम्हें लगता है कि रात को एक क्लास और लेनी है तो बता देना, तो मैं ठीक तुम्हारे है। को उसमें डाउट सेशंस ले लेंगे। हाँ, तो ऐसे ही मैम, मैं जो कुछ चैप्टर पढ़ूंगी तो मैं आपको जल्दी से फट फट पूछूंगी, तो इजी भी हो जाएगा ना। हाँ, इजी होगा तुम्हारे लिए तो कह रही हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी कह रही हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने लिए बता रही हूँ। हाँ, ताकि तुमको चीजें इजी हो जाए। हाँ हाँ देख लेंगे, आज हम 3 क्लासेस ले लेंगे, 3 क्लासेस भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल तो ली नहीं थी। हाँ हाँ, कल तो बीमार थी मैम मैं। कोई बात नहीं, आराम से अपना टाइम लो, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम लोग का कितना चैप्टर हुआ पता है ऑलमोस्ट, मैं बताऊँ आपको? बताओ। बताती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं पूरा ऊपर से गया, अच्छे से समझ में आया। यू आर वेरी देखो। इनोसेंट, यू नो, हाँ, यू आर वेरी इनोसेंट, वाई मैम? यू आर क्यूट। इनोसेंट बोल दी मुझे। इनोसेंट तो हो, जो भी होता है अच्छे से बताते हो, कोई मन में नहीं रखते बात, आई लाइक इट। इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स तो हो गया, खुद से की थी। हम्म। सेंटर ऑफ पावर इकोनॉमी हो गया। हम्म। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। अभी डिमांड पड़ रहा है, तो डिमांड खत्म होने के बाद टिक करूंगी। एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसके बाद। कंज्यूमर बिहेवियर में मॉड्यूल 2 में। हम्म। एंड देन मॉड्यूल 1 में 4 है मॉड्यूल। वाह, मॉड्यूल 6 में मैम 2 ही है। क्या है? सॉरी, मॉड्यूल 5 में 2 ही चैप्टर्स है, अब मॉड्यूल 6 में भी 2 ही चैप्टर्स है। मॉड्यूल 7 में भी 2 ही चैप्टर्स है। हो जाएगा फिर बस तुम इतना। मनी एंड बैंकिंग पढ़ो, हाँ फिर मैं हाँ, तुम्हारे को दूसरा चैप्टर दूंगी। ठीक है मैम, ओके। ठीक है। यस मैम। और एक एक फिर मैम, एग्जाम से पहले 2 दिन आप क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर देते रहना। हाँ हाँ, मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दूंगी आपको। हाँ, तो उससे रिजेंबल ही पेपर आता है, डिफिकल्ट नहीं आता ज्यादा पेपर। मतलब वही बना बना के पका पका के आता है ना। हाँ, सेम सेम सही आता है। ओके ठीक है। मुझे ओके, एक बार सैम्पल पेपर्स भेज देना, मैं ये देख लूंगी किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ रहे, ओके मैम, मैं आपको भेजती हूँ। हाँ, आप मुझे ये जरूर भेज देना, ठीक है, हाँ, उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। ओके। और इसमें एक और था मेरे पास, एक चीज थी। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डीप इन द चैप्टर्स, वी विल ट्राई टू कंप्लीट ए एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके। ए एज इन ए एज इन मतलब मैं ये कह रही हूँ, जल्दी जल्दी। जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, और हाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बहुत बड़ा है। हाँ, ओके मैम। ठीक है ना। हमारे पास, मैं बताती हूँ कितनी है, 1 2 3, सिर्फ 12 क्लासेस हैं, और 12 × 2 कर लो, 24 क्लासेस हैं बस हमारे पास। ओके। ठीक है ना। अगर आप, कितना है, 19 को एग्जाम है, 18 मतलब 16 17 18, 3 दिन सैंपल पेपर के लिए रखो, उसके पहले तो हमें पूरा खत्म करना होगा ना। हम्म, तो मैं भी अपने हाथ ट्राई करूंगी, जैसे मनी एंड बैंकिंग खत्म करो, आपसे क्वेश्चन पूछू जल्दी से। एक 1 आवर के क्लास में फटफट क्वेश्चन पूछ लो, सॉल्व कर लो, और उसके बाद आप दूसरा चैप्टर लेना मुझे भी। एग्जैक्टली, जल्दी हो ओके। जाएगा फिर। हाँ, ठीक है, जैसे मनी करूंगी एंड मैम, मुझे बैंकिंग। फेथ है कि मैं हो जाएगा। चलो, आपको फेथ है तो मुझे भी फेथ है। हाँ,
ठीक है ना, कोई ठीक है, दिक्कत? नहीं, आज हम 4 to 5 क्लास रखेंगे। फिर क्या ओके, करेंगे कि अगर आपको आप मैम से बात कर लेना, मैम मुझे आज एक डाउट क्लास भी और चाहिए, ठीक है? ओके, तो वी ओके, विल टेक अ डाउट क्लास, ठीक है? तो आज हम ओके, 3 क्लासेस कर लेंगे, ठीक है? ओके। अदरवाइज ना मैम, अगर जो चैप्टर्स आप देते हो उसमें क्वेश्चन होगा मुझे, मैं आपको ना रिप्लाई फाइल में भेज दूंगी, मतलब उसका पैराग्राफ का मतलब समझा दूँ बोल के। तो मैं तभी वॉइस नोट पे समझाऊं? हाँ, वॉइस नोट ही होता ना, नहीं? चलो ठीक है, देख लेंगे। हाँ, अगर हाँ, बहुत सारे डाउट है तो वॉइस नोट पे भेज नहीं, भेज नहीं, के नहीं, खींच के देखना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, नहीं, नहीं, अगर एक दो बीच बीच में आ गया, हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक मैं है, कह ही रही हूँ, आप कर लेना, मैंने मना तो हाँ, किया ही नहीं एक बार भी। ठीक है, ठीक ठीक है, है, हाँ, चलो 4 से 5 जब पढ़ना शुरू करोगे ना तभी पता चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है उसमें। तो ओके फिर मैम, 4 to 5 क्लास में एक बार मुझे बता देना कि मैम मुझे डाउट आ सकते हैं, तो आप प्लीज एक क्लास और ले लेना मेरी आज। ओके मैम, 4 से 5 बजे मिलते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, बाय। चलो, बाय मैम। बाय।